इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वो मोर्चे की तरफ जाने वाली चढ़ाई अबूर करने के बजाय नशीब से गुजरने का इरादा रखता था। ऊपर से कोई गोली न चल जाए, वीरा बेसाख्ता अपने अंदेशे का इजहार कर बैठी। ये तमाम सरहदी मोर्चे और चौकियां मजबूत मवासलाती निज़ाम के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। पहली चौकी ने अपने वायरलेस या रेडियो सिस्टम पर सबको हमारी आमद की इत्तला दे दी होगी। अब हमें 0 पॉइंट से पहले कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। तुम्हारी ये आदत अच्छी है। कुछ देर के सकूत के बाद जलाल ने वीरा की तरफ घूम कर कहा, हरकत और बोलचाल जिंदगी की वाज़े अलामतें होती हैं। तुम हर वक्त कुछ न कुछ बोलती रहती हो। मुझे भी बढ़ती हुई खामोशी से वहशत होने लगती है। ये बातें डैनी को समझाओ, इसे फजूल गोई से उलझन होने लगती है। वीरा ने जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। जलाल हंसने लगा। करीने की बोलचाल और फजूल गोई में बहुत फर्क होता है। बेकार बातों से हर माकूल आदमी परेशान हो जाता है। जो लोग ज्यादा बोलने के आदी होते हैं वो कसरत से फालतू बातें करते हैं। इनसे खामोशी बेहतर होती है। गजाला ने कहा, इस वक्त भी तुम खामोश रहती तो ज्यादा बेहतर होता। वीरा को उस पर चोट करने का मौका मिल गया। गाड़ी में चारों के मिले जुले कह के गूंजे और फिर सब खामोश हो गए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम में से कोई भी बाहर के संगीन और आसेबी माहौल के सहर से छुटकारा पाने में कामयाब नहीं हो रहा था। रास्ते का इंतखाब फजलदाद की स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया था। गाड़ी की बदलती हुई समतों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो सीधा रास्ता छोड़कर किसी पुरपेच राह पर आगे बढ़ रहा था। शायद वो अपनी कम से कम फौजी पोजीशनों से गुजरने की कोशिश में था। तीसरे मोर्चे के बाद हमें कहीं जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आए। मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले फजलदाद ने अचानक पजीरो रोकी और इंजन बंद कर दिया। हम पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जलाल ने कहा। यहां हमारा और तुम्हारा साथ छूट जाएगा। मैं बाहर फैले हुए घूर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ तलाश करने की कोशिश करने लगा। मैंने चौंक कर पूछा, हम भारतीय सरहद से कितनी दूर हैं? 100-125 मीटर से ज्यादा फासला नहीं होगा। हम इस वक्त एक कुदरती नशीब में हैं जो बरसात के मौसम में कच्चे तालाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। एक तरफ खुदरू जंगल है जिसमें छोटे मोटे जंगली जानवर पाए जाते हैं, जलाल ने बताया और दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतर गया। बिंगू अभी तक यहां नहीं पहुंचा। वीरा ने पजीरों से नीचे उतरते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा। बस आता ही होगा, जलाल बोला। मेरा ऑपरेटर्स मुसलसल ऑन है, कोई मसला होता तो अब तक राब्ता कर चुका होता। फजलदार ने गाड़ी की तमाम रोशनियां गुल कर दी थीं और टहलता हुआ कुछ दूर निकल गया। हम चारों गाड़ी के करीब खड़े रहे। एक दूसरे के मुकाबिल सफाराब फौजें बुलंदी पर कब्जा करने के लिए लड़ती हैं, क्योंकि बुलंदी से इनके फायर पावर में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। इन्हें दूर दूर तक जायजा लेने की सलाहियत हासिल हो जाती है। मगर हम इस वक्त एक नशेब में छुपे हुए थे जहां हमारे देखे जाने का इम्कान नहीं था। हम बिल्कुल निहत्थे थे और किसी के खिलाफ सफारा नहीं थे, इसलिए वही जगह हमारे लिए आफियत का बेहतरीन गोशा थी। थोड़ी देर बाद फिजा में किसी गाड़ी के इंजन की मध्यम आवाज सुनाई दी जो बेतदरीज बढ़ती जा रही थी। इस बार वीरा भी खामोश रही। इस नई मशीनी आवाज पर कोई तबसरा नहीं किया गया, लेकिन उसके कान उसी आवाज पर मरकूज थे। चंद सानियों में मैंने अंदाजा लगा लिया कि आने वाला हमारी तरह डीजल की किसी जानदार गाड़ी में नहीं आ रहा था। उसके इंजन की आवाज बहुत धीमी और हमवार थी। हम अपनी सरजमीन पर थे। जलाल के रूप में कानून हमारे साथ था, इसलिए हम डंके की चोट पर दनदनाते हुए 0 पॉइंट तक पहुंचे थे। लेकिन बिंगू जराइम पेशा शख्स था। उसकी जरूरियात हमसे बहुत मुख्तलिफ थी। वो पैसे के लालच में किसी चोर की तरह पराई सरजमीन पर आ रहा था। इस आवाज के ताक्कुब में चारों की नजरें नशीब के एक सिरे की तरफ उठ गई थीं। चंद सानियों बाद ही गाड़ी का चलता हुआ मुतहर्रिक हेवला नशीब के सिरे पर नमूदार हुआ और फिर नीचे उतरता चला आया। दूर से कुछ पता नहीं चल रहा था कि पेट्रोल इंजन वाली वो गाड़ी किस साख्त की थी। आने वाली गाड़ी की तमाम रोशनियां गुल थीं। हद यह है कि पार्किंग लाइट्स तक रोशन नहीं की गई थी। साफ नजर आ रहा था कि आने वाला महज अपनी अकल की स्वाबदीद से ड्राइविंग कर रहा था, पर ना उसे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं डर गया कि कहीं वो हमें न रोन डाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारों भरे आसमान की छांव में दूर से ड्राइविंग करते करते शायद उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थी। उसने हमें या हमारी गाड़ी को देखकर यकलख्त अपनी रफ्तार कम कर ली। करीब आकर उसने इंजन बंद किए बगैर गाड़ी रोकी और हाँफता हुआ नीचे उतर आया। वो पतलून और टी शर्ट में मलबूस एक जसीम और कद आवर शख्स था। उसके चढ़े हुए सांसों से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठकर आने की बजाय उसके पीछे दौड़ता हुआ वहां तक आया हो।
आते ही वो सलाम दुआ के बगैर जलाल से बराह रास्त मुखातिब हो गया। रास्ता बहुत खराब है, हर मरतबा मुझे नानी याद आ जाती है, फिर भी मैं वक्त पर पहुंचा हूं। लाओ माल कहाँ है? जलाल ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, पैसा आसानी से नहीं मिलता, कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वापसी पर जरा एहतियात से ड्राइविंग करना, ऐसा ना हो कि तुम गाड़ी भगा कर दोनों औरतों का कचूमर निकाल दो। मैं बिंगू की गाड़ी को देखकर परेशान हो रहा था। वो पीछे से बिल्कुल बंद आहिनी बाड़ी वाली एक पिकअप थी, जिसकी अगली सीट पर ड्राइविंग के साथ बमुश्किल 2 अफराद समा सकते थे। हम में से किसी एक को हर हाल में पिछले डरबे में बंद होना था। जलाल ने खुसूसी हदायत देकर मेरी तशवीश कम कर दी थी। खुदा हाफिज। जलाल ये कहकर मुझसे बगलगीर हो गया। उसने वीरा से हाथ मिलाया, फिर हम चारों बिंगू की पिकअप की तरफ बढ़ गए। उसे लपक कर आहिनी बाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। वीरा और गजाला ने पिकअप की अगली नशिस्त का रुख किया था, लेकिन बिंगू ने रुखाई से उन्हें टोक दिया। आगे कोई नहीं बैठेगा, तीनों उतर आ जाओ। मैंने मुड़कर नागवारी से जलाल की तरफ देखा। वो मेरे चेहरे के तासरात नहीं देख सका, लेकिन मुद्दा भाप गया और जल्दी से बोला, बिंगू ठीक कह रहा है। अगली सीट पर बैठने वाले हर एक की नजरों में आएंगे। ये अकेला होगा तो हर एक से आसानी से निपटता चला जाएगा। तीनों पीछे बैठ जाओ। हमारे पास बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तीनों इस पिकअप के पिछले हिस्से में सवार हो गए। पिछले हिस्से की दोनों आईनी दीवारों के साथ लंबी और बेआराम नशिस्तें लगी हुई थीं। केबिन में अजीब नागवार सी बू रची हुई थी। हमारे बैठने के बाद बिंगू ने धड़ से दरवाजा बंद करके बाहर से बुलेट लगा दिया। हमारे गिर्द यकायक गहरी तारीकी फैल गई। चारों तरफ से बंद इस आईनी संदूक में हम कैद होकर रह गए थे। मेरे लिए जरा ज्यादा काम निकाला करो। पिकअप के चलते हुए इंजन के हल्के शोर में बाहर से बिंगू की बेहंगम आवाज आई, आजकल मुझे माल पानी की जरूरत रहती है। जलाल का जवाब मेरे कानों तक नहीं पहुंच सका। कदरे तवक्कुफ के बाद पिकअप ने यू टर्न लिया और वापस रवाना होगी। बिंगू को 5 मिनट के लिए भी जलाल के पास नहीं रुकना पड़ा था। पिकअप के चलते ही अंदाजा हो गया कि ड्राइविंग के बारे में जलाल की हदायत बेसबब नहीं थी। पजीरों में सफर के दौरान मैंने देख लिया था कि भाटापुर के मुजाफात से 0 पॉइंट तक कोई बाकायदा रास्ता सिरे से मौजूद ही नहीं था। वो सब कच्ची और नाहमवार जमीन थी। वहां से आगे भी इसी किस्म की जमीन का तसलसल था। ऐसे इलाके में बिंगू के लिए तेज रफ्तारी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बावजूद हम तीनों का सीटों पर बैठे रहना मुहाल हो रहा था। किसी ढंग की सड़क पर पहुंचने से पहले ही हमारा जोड़ जोड़ हिल जाएगा। वीरा झल्लाई हुई आवाज में बोली, कोई पाइप या सलाख पकड़ो, वरना छत से टकराकर सर भी फट सकता है। गजाला ने शौक आवाज में मशवरा दिया। वो जरा भी परेशान नहीं थी। सफर का आखिरी मरहला शुरू होते ही उसकी आवाज हैरतनाक तौर पर खुशगवार हो गई थी। इस मरहले का सबर आजमा इंतजार खत्म होने पर उसके आसाब शायद मामूल पर आ चुके थे, लेकिन मेरे तफक्कुरात में इजाफा हो गया। पिकअप उछलती और हचकोले खाती हुई चली जा रही थी कि कहीं फासले पर अचानक एक फायर की गूंज सुनाई दी और फिर फिजा में मुतअद्दिद हथियारों से होने वाली फायरिंग की आवाज फैलने लगी। चाहे लंबी सरहदी पट्टी के किसी मकाम पर गश्ती दस्तों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया था। शुक्र है कि ये दूर की आवाजें हैं। यहाँ ऐसी कोई गड़बड़ शुरू हो गई तो बिंगू गाड़ी छोड़कर भाग जाएगा। हम इस आहिनी ताबूत में बेमौत मारे जाएंगे। वीरा इन आवाजों से परेशान होकर मनमनाई, ऐसी कसम पुरसी की मौत से खुदा दुश्मन को भी महफूज रखे। फिक्र न करो, पूरी सरहद एक ही हरीफ से मिली हुई है। हो सकता है कि इस फायरिंग के जवाब में यहाँ का वीराना भी इन बारूदी नगमों से गुनगुना उठे। लोहे के संदूक में हम गोलियों से महफूज रहेंगे। पिकअप को आग लग गई तो अंदर भुनने का अंदेशा हो सकता है। अंधेरे में गजाला की बेपरवायाना आवाज उभरी, अहमकाना बातें मत करो। मैंने झुंझलाकर उसे डांट दिया। 0 पॉइंट सरहदी लकीर से 100-125 मीटर दूर था। अब तक हम भारतीय इलाके में काफी अंदर आ चुके होंगे। ऐसा कोई खतरा नहीं हो सकता। क्यों बिला वजह वीरा का खून खुश कर रही हो? मैं बार बार तुमको बता चुकी हूं कि मैं मौत से नहीं डरती, बेबसी की बेमसरफ मौत से डरती हूं। वीरा ने एहतजाज किया। हम दोनों में से किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। गाड़ी के इस हिस्से में एक मरतबा फिर खामोशी फैल गई। हमारे कानों में इंजन का धीमा शोर आ रहा था या पिकअप के मुख्तलिफ हिस्सों से उभरने वाली भांत भांत की आवाजें सुनाई दे रही थी। धूल और मिट्टी में अटी हुई वो पिकअप मजबूत होने के बावजूद खासी पुरानी थी। अचानक यूं महसूस हुआ जैसे पिकअप को ब्रेक लगाए गए हों। फिर वाकई गाड़ी रुक गई। इसका इंजन बंद हो गया। हमारे पूरे प्रोग्राम में दरमियान में रुकने का कोई जिक्र नहीं था। अमृतसर भी सरहद से इतना नजदीक नहीं था कि हम चंद मिनट में वहां पहुंच जाते। मेरे दिल की रफ्तार अचानक तेज हो गई। खूब चंद सानियों के सकूत के बाद बाहर से एक अजनबी और हरीसाना आवाज सुनाई थी। आज तूने फिर फेरा लगाया है, ला 2000 रुपए ढीले कर दे। आज फिर तुमने मेरा रास्ता रोका है, मैं मेजर आचार्य से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो बिंगू की तेज एहतिजाजी आवाज थी। मैं कभी तुझे तंग नहीं करता, आज दूसरी बार तुझे रोका है। तू मेजर साहब की खूब सेवा करता है,
कुछ हमारा ख्याल भी रखा कर। हम लोग उल्लू के पट्टे नहीं हैं कि बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ जंगल में मारे मारे फिरते हैं। जल्दी से पैसे दे दे, पूरी कंपनी दारू पी कर तुझे दुआएं देगी। मैं धेला भी नहीं दूंगा, तुम अपना हिस्सा मेजर से मांगो, मैं उसको मुंह मांगी रकम देता हूँ। पिछली बार भी तूने ये कहकर हमें टाल दिया था। मेजर को यहाँ वलायती शराब और देसी औरतें सब मिल जाती हैं, हम दारू को तरसते हैं। आज मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। अजनबी की आवाज में छुपी हुई खबासत ने मुझे बेचैन कर दिया। वो कह रहा था, पैसे दो वरना मैं तेरी गाड़ी की तलाशी लूंगा। तेरे जाते वक्त ही मैंने सोच लिया था कि वापसी पर तुझे रोकूंगा। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो भारतीय फौज के किसी गश्ती दस्ते का सरबराह था जिसके दिमाग पर शैतान सवार हो रहा था। उसने जिस अंदाज में वलायती शराब और देसी औरतों का जिक्र किया था उससे उसकी ज़हनियत साफ जाहिर हो रही थी। वो कोई बदनीयत और ओबाश भारतीय फौजी था। उसकी जुबान से पिकअप की तलाशी का जिक्र सुनकर मैं लर्ज गया। अंधेरे में मुझे वीरा और गजाला की चमकती हुई आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे उनकी दहशत का एहसास था। बाहर होने वाली बातें इन दोनों के लिए रूह फरसा थी। अगर वो बात बढ़ जाती तो हमारी मुहिम अपने आगाज से पहले ही अलमनाक अंजाम से दो चार हो जाती। शायद भारत के आम फौजियों का इखलाक इतना गिरा हुआ ना रहा हो, मगर बिंगू से अड़ने वाला बहुत गंदी सोच का मालिक था। वीरा और गजाला की पिकअप में मौजूदगी का इंकशाफ होते ही उसकी शैतानी सोच को एक नई राह मिल जाती। चाहे वो बिंगू और 2000 को बिल्कुल ही भूल जाता और दोनों औरतों के साथ बदसलूकी पर तुल जाता। हम भारत के सरहदी फौजी इलाके में थे जहां इन लोगों का राज था। हम 3 निहत्ते अफराद उनसे टक्कर नहीं ले सकते थे। हमारे सामने सिर्फ एक राह रह जाती थी कि हम मुजामत और मुदाफत करते हुए दलेराना मौत को अपने गले लगा लेते। मेरे ज़हन में बेख्तियार इन बेहिमाना मजालिम की खबरें और तस्वीरें घूम गई जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसर और जवान कश्मीरी औरतों पर ढाते थे। हालात की संगीनी के इदराक से मेरे रूंगटे खड़े हो गए। सूबेदार, तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते, मुझे मेजर आचार्य के पास ले चलो। जवाब में सूबेदार का क्रिहा और बुलंद आहंग कहकर सुनाई दिया, मेजर साहब शाम को नशा करते हैं तो उनके बैटमैन के सिवा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वो शैतानी लहजे में बता रहा था, तुझको मालूम होना चाहिए कि सरहद पर गश्त करने वाले हर फौजी को बहुत इख्तियार होता है। मैं अपनी टीम का अफसर हूँ, किसी से पूछे बगैर सब कुछ कर सकता हूँ। पैसे निकाल वरना मेरे जवान अभी तेरी पिकअप का तिया पांचा कर देंगे। सो मेजर साहब का नशा उतरेगा तो वो तुझे भूल चुके होंगे। तेरी वजह से वो अपने सूबेदार और जवानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। सरहद पर 2-4 आदमियों के मरने से कहीं कोई शोर नहीं होता। हम तुझे भी मार सकते हैं। हम तीनों आहिनी कैबिन के अंधेरे में अपनी सांस रोके दम बखुद बैठे थे। हमें ये इल्म नहीं था कि बिंगू ने आदमियों के स्मगलिंग के लिए मेजर आचार्य को क्या कहानी सुनाई हुई थी। सूबेदार को शुबा भी हो जाता कि पिकअप में 2 पाकिस्तानी औरतें मौजूद थीं तो हालात एकदम बिगड़ सकते थे। बाहर खौफनाक सकूत छा गया जो हम तीनों के लिए फैसला कुन था। पता नहीं बिंगू क्या सोच रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो लालच न करे और 2000 रुपए फेंक दे। इसका वो नुकसान हम पूरा कर देते। इस तरह हमारी इज्जत और जानें बच सकती थी। मगर मुश्किल ये थी कि हम आवाज तक नहीं निकाल सकते थे। बिंगू को जो कुछ करना था खुद ही सोच समझ के करना था। हम इससे किसी किस्म का राब्ता करने की पोजीशन में नहीं थे। मुझे जलाल की हदायत याद थी, उसने हमें बिंगू के हुक्म के बगैर बोलने या आवाज निकालने से मना किया हुआ था। इस हदायत की अहमियत हमारे सामने थी। जल्दी बोल, इंतजार से उकताकर सूबेदार धाड़ा, हम तेरे बाप के नौकर नहीं है। सूबेदार को यह मालूम था कि अपनी कार्रवाई से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। बात मेजर आचार्य तक जाती तो कुछ भी हो सकता था। उसे गाड़ी में खवातीन की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था। इसके लिए बेहतर सूरत यह थी कि बिंगू से कुछ सौदा तय हो जाए। हर फरीक अजीब बेयकीनी में मुब्तला था। शायद बिंगू को यह सदमा था कि उसके 2000 मुफ्त में मारे जा रहे थे। इसे यह ख्याल नहीं आया था कि वो अपना नुकसान हमारी जेब से पूरा कर सके। रकम ज्यादा है। बिंगू की शिकस्त खोरदा आवाज सुनकर मेरी जान में जान आ गई। उसे सूबेदार के सामने हथियार डाल दिए थे। बस 1500 दे और यहां से दफा हो जा। सूबेदार हुर्राया, अगर यह बात मेजर साहब के कानों तक पहुंची ना तो आइंदा तू मेरे गश्त में यहां से नहीं गुजर सकेगा। 1000 रख लो। बिंगू की आवाज आई, इनमें इतनी दारू आ जाएगी कि तुम्हारे ये 5 आदमी 2 दिनों तक पी सकेंगे। चल भाग यहां से। एक धमाके के साथ सूबेदार की आवाज आई। शायद उसने अपनी गन के दस्ते से पिकअप के किसी हिस्से पर जर्ब लगाई थी। इंजन बेदार हुआ और पिकअप फिर चल पड़ी। बेख्तियार हम तीनों के धानों से लंबे सांस आजाद हो गए। इस सफर का आगाज अच्छा नहीं हुआ। गजाला सरा सहमा आवाज में बोली। इस वाक़े ने उसकी सारी खुशदिली रुखसत कर दी थी। यह शायद मेरी जिंदगी का बदतरीन तजर्बा था। वीरा ने उसकी तायद की। इस वक्त बिंगू ने हमें बाल बाल बचाया है। वो लालच करता तो हम मारे जाते। आज तक मैंने सिर्फ सुना था, मगर आज देख भी लिया कि भारतीय फौजियों का किरदार कितना घटिया होता है।
ये तो बिल्कुल वैशी और दरिंदे हैं। हो सकता है कि सब भारतीय फौजी इस सूबेदार जैसे ना होते हो। गजाला ने कमजोर लहजे में कहा, यह सिर्फ सूबेदार की बात नहीं है। तुमने अपने कानों से सुना होगा कि मेजर आचार्य के बारे में क्या कह रहा था। जब अफसरों का इखलाक और किरदार इतना बिगड़ जाए तो नीचे वालों को दुनिया की कोई ताकत तबाही से नहीं बचा सकती। वीरा ने जोर देकर कहा, यह गोली हमारे कानों को छूती हुई गुजरी है। दुआ करें कि हम खैरियत से अमृतसर पहुंच जाएं। गजाला बुड़बुड़ा कर रह गई। वही सफर का अकलौता और होलनाक तरीन वाकया था। कुछ देर तक हमारी हड्डियां पसलियां एक करने के बाद पिकअप किसी पुख्ता सड़क पर चढ़ गई। तारीख रास्तों को अबूर करने के बाद जब पिकअप रोशन इलाकों में दाखिल हुई तो आईनी बाड़ी की झुर्रियों में से छिनकर आने वाली रोशन लकीरों से हमें अंदाजा हो गया कि सफर जल्द ही खत्म होने वाला था। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक पिकअप को अमृतसर के मुजाफात में कहीं रुक जाना था। वहां से होटल तक पहुंचने के बारे में जलाल ने हमें ब्रीफिंग दी हुई थी। पुख्ता सड़क पर पिकअप की रफ्तार खासी तेज रही, फिर वो धीमी हो गई। कम रफ्तार के साथ चंद मोड़ घूमने के बाद पिकअप रुक गई। बिंगू ने इंजन बंद करने के बाद पिछले दरवाजे का बुलेट खोला तो हम तीनों में से कोई इस काबिल नहीं था कि सहारे के बगैर पिकअप से नीचे उतर सके। मैंने यूं ही भारत की सरजमीन पर अपना पहला कदम रखा तो मेरे नथनों में खास किस्म की एक तेज बू घुसती चली गई, जो भैंसों के बाड़े में आमतौर पर रची हुई होती है। मेरे पूछने पर बिंगू ने बताया कि इसका वो ठिकाना वाकई भैंसों के बाड़े के करीब वाक़ था। वो एक वसी अहाता था जिसके एक कोने में 2 छोटे कमरे बने हुए थे। अहाते की आड़ी तिरछी दीवारों से मालूम हो रहा था कि वो कोई बाकायदा प्लाट नहीं था। शायद बिंगू ने अपनी बदमाशी के जोर पर जबरदस्ती वहां कब्जा किया हुआ था। प्लाट पर पिकअप के बराबर में एक पुरानी कार पहले से खड़ी हुई थी। इस अहाते में हम चारों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। बिंगू हमें एक कमरे में ले गया और बोला, तुम दोनों कुछ देर के लिए यहां रुको, मैं एन को होटल पहुंचा कर आता हूं। बिंगू की वो वजाहत गैर जरूरी थी। जलाल ने हमें पहले से बता दिया था कि उसने अमृतसर में हम दोनों को अव्वलीन लम्हात ही से वीरा से अलग थलग रखने का बंदोबस्त कर लिया था ताकि कोई भी हमें यकजा न देख सके। शायद इसीलिए बिंगू ने हमें इस उजाड़ प्लाट पर पहुंचाया था। इस कमरे में एक बिस्तर और 2 बोसीदा कुर्सियों के सिवा और कोई चीज नहीं थी। बैतुल खला और गौसल खाना कमरों से कुछ फासले पर बना हुआ था। हमें वहां छोड़कर बिंगू वीरा को अपने साथ लेकर चला गया। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी कि उसने सूबेदार वाले वाक़े का सिरे से कोई जिक्र नहीं किया था। रास्ते की सोहबत के बाद वो कमरा हमारे लिए बहुत आरामदेह साबित हुआ। मैंने बाहर निकलकर देखा कि इस बार बिंगू पिकअप के बजाय दूसरी गाड़ी ले गया था। मैं दाखिली रास्ते की तरफ गया था कि फाटक बंद कर दूं, मगर फाटक के नाम पर कोई चीज मौजूद नहीं थी। 2 सतूनों के दरमियान खुले रास्ते से कोई भी गाड़ी अंदर आ सकती थी। बिंगू बदमाश था, शायद उसे यकीन था कि कोई चोर या उचक्का उसके ठिकाने में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। बिंगू वापसी पर ग्रांड होटल का कार्ड अपने साथ लेकर आया। उसे अमृतसर के रेलवे स्टेशन के सामने क्वींस रोड पर वाकई उसी होटल में वीरा को कमरा दिलाया था। इस बार उसने सूबेदार वाला किस्सा छेड़ दिया। इस तमहीद के जरिए वो अपना नुकसान पूरा करना चाहता था। मैं इस बारे में पहले ही फैसला कर चुका था। मैंने खामोशी से 1000 रुपए उसके हवाले कर दिए। मैंने ये पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि जलाल ने उसे हम तीनों के स्मगलिंग के लिए कितनी रकम अदा की थी। मैं इसे 1 पैसा भी ना देता। रास्ते में उसने बताया, बस औरतों के ख्याल से मैं मजबूर हो गया। औरत के मामले में हमारे फौजी बदनाम हैं। तुमने अच्छा किया, वरना बात बढ़ जाती। मैंने असल खतरात का इजहार किए बगैर सरसरी लहजा में कहा। सूबेदार बदनीयत आदमी था। मुझे सारा डर एन का था। गोरी औरतों को आजाद ख्याल समझकर ये लोग इनसे ज्यादा बदतमीजी करते हैं। बिंगू एक बदमाश था, लेकिन उसे औरतों की इज्जत का पास था। मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी अपनाइयत और हमदर्दी ओद कर आई। वो भारतीय फौज के उस ओबाश सूबेदार से कहीं बेहतर था जो हमारी राह का पत्थर बन गया था। रात खासी ढल चुकी थी। अमृतसर की तंग मगर रोशन सड़कें वीरान और खाली खाली नजर आ रही थीं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लोग नजर आ रहे थे। इनमें रवायती सिख सरदार और सरदारनियां थीं और कलीन शेफ मर्द भी चलते फिरते नजर आ रहे थे। बिस्तर मर्दाना सरों पर पगड़ियां बनी हुई थी। बिंगू ने क्वींस रोड से गुजरते हुए हमें ग्रांड होटल दिखाया जिसमें वीरा मुकीम थी। वो कोई बड़ा या महंगा होटल नहीं था, लेकिन अकेली औरत के लिए महफूज जरूर था। बिंगू ने उसी सड़क के सिरे पर वाक़े होटल एस्टोरिया के सामने गाड़ी रोक दी। अंदर पहुंचने के बाद मुझे उसके इंतखाब पर दाद देनी पड़ी। वो भी साफ सुथरा और नफीस होटल था। हमारे वीजा के साथ पुलिस रिपोर्ट से इस्तिस्ना की खुसूसी मोहर लगी हुई थी। होटल के क्लर्क ने अपने रजिस्टर के इंदराजात मुकम्मल करके हमारे पासपोर्ट लौटा दिए। बिंगू ने होटल की रसीद के पीछे अपना फोन नंबर दर्ज किया और नीचे ही से रुखसत हो गया। हम दोनों बैरे के साथ जीनों की तरफ लिए। अमृतसर में हमें सिर्फ पहला पड़ाव करना था, हमें कोई काम नहीं करना था। भारत में अमृतसर को हमेशा हिसास शहर तस्वुर किया जाता था, क्योंकि वो सिखों की तमाम सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज था। सिखों की मुकद्दस इबादत गाहों में गोल्डन टेम्पल को सबसे ऊंचा मकाम हासिल है, वो भी इसी शहर में वाक़ई है। सिख तहरीक के लीडरों तक रसाई और इनकी हमदर्दियां हासिल करने के लिए अमृतसर
एक मौजूद शहर था, मगर वो हमारा मुद्दा नहीं था। जब तक हम सफर में रहे थकान का एहसास सताता रहा, लेकिन होटल का आरामदेह कमरा और नरम बिस्तर मुयस्सर आने के बाद मेरी आंखों से नींद काफूर हो गई। अलबत्ता भूख का एहसास बेदार हो गया। इस वक्त होटल आस्टोरिया में कुछ दस्तयाब नहीं था, मगर टिप हासिल करने की उम्मीद में होटल का वेटर करीबी बाजार से कुछ लाने पर आमादा हो गया। खुर्दोनोश का बंदोबस्त होने के आसार देखे तो गजाला भी सोने का प्रोग्राम कुछ देर के लिए मुलतवी करने पर आमादा हो गई। वेटर को रकम और हदायत के साथ रुखसत करने के बाद मैंने उस भारतीय करेंसी का जायजा लिया जो हमने तबादले में बिंगू से हासिल की थी। सब नोट पुराने और इस्तेमाल शुदा थे। यह खतरा कम था कि बिंगू ने इनमें कोई जाली नोट शामिल कर दिया हो। आप नोट गिन रहे हैं, इस वक्त पैसों की क्या जरूरत पेश आ गई? गजाला ने उकताए हुए अंदाज में पूछा।